बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे कुरम के हवाले से। अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि लोअर कुरम में जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर फायरिंग हुई है और जो डिप्टी कमिश्नर है जवेदुल्ला महसूद वो ज़ख्मी हो गए हैं। ये तकरीबन 3 माह से ये मसला चल रहा था और जो रास्ते थे वो भी बंद थे। और 3 माह बाद जो 3 माह का ये जो दौरानिया गुजरा है इसके अंदर बहुत से जिरगे हुए और जिरगों के बाद फाइनली जो मायदा तय पाया था, अमन मायदा था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो दोनों अफ्रीकीन हैं वो असला भी जमा करवा देंगे और आइंदा कोई ऐसा जो अमल है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पहला काफ़िला जाना था 3 माह बाद और उसकी जो रवानगी है वो रोक दी गई इस हमले के बाद। जो जिरगे हुए उनका क्या नतीजा निकला, ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। जिसके ऊपर जो वज़ीर दाखिला हैं केपी के, उनका ये कहना है कि जो अमन मायदा हुआ था, ये जो सारा मामला हुआ है फायरिंग का, ये उस सारे अमन मायदे को सबूताज करने की कोशिश है और साजिश है। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं वो भी जो अली मीर गंडापुर हैं उन पे गुस्से हुए हैं, भड़क पड़े हैं। वो क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। उसके साथ ही जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था कल, उस हवाले से भी बात करेंगे कि जो उस जो इजलास के अंदर बातें हुई हैं वो क्या बातें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस पर क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको सुनवाते हैं। उसके बाद फिर मीर साहब की तरफ आते हैं, फिर बात करते हैं। जी मीर साहब, एपेक्स कमेटी के इजलास की तरफ तो बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं कि बड़े जिरगे हुए और उसके बाद एक अमन मायदा तय पाया और उसके फ़ौरन बाद फिर से ये हमला किसकी नेग्लिजेंस है? जो केपी के गवर्नमेंट है उसकी है, वफाक की है? ये सारा क्या मामला क्यों चल रहा है सर? नहीं, ये मुझे तो पता नहीं किसकी इसमें कोताही है, किसकी गफलत है। ये नासिर, क्या नाम है इनका? अल्लामा राजा नासिर अब्बास। अल्लामा नासिर अब्बास, ये मुज़ाकराती टीम में भी शामिल है। मुज़ाकराती टीम में भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी काउंट होते हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा अली अमीन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अली अमीन पे इल्ज़ाम लगाया कि उनकी वजह से हालात ख़राब हुए, ये 4 दिन में ठीक हो सकते थे। अब अल्लामा नासिर अब्बास के लहजे से तो मुझे मालूम होता है कि पंजाबी हैं, पंजाब की ज़बान बोलते नज़र आते हैं, यानी कम से कम वो पख्तून नहीं है, ठीक है, यानी ये नज़र आता है। अब उसको आप इलाकाई मसला बना लीजिएगा, पहले मसले का मसला बनाया हुआ है, ठीक है, क्या मसला है जिसकी वजह से सारी सूरत ख़राब हुई है। सही है। और उन्होंने कहा लिया अमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इस हवाले से कुछ नहीं, देखिए ये 8-9 यानी कम से कम 2.5-3 महीने से इस चीज़ का स्टैंड स्टिल होना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही रियासत के लिए ये एक चैलेंज है, ठीक है। और इस चैलेंज को शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि फितना ख्वारिज है जिसको हम कुचल देंगे, सरहद पार से जो लोग आते हैं वो करते हैं, लेकिन कोई मामूली बात नहीं है। आप कहते हैं इतने दिनों के बाद कि जी दस्तखत एक फरीक 2 दिन के बाद करेगा, ठीक है, वो फरीक भी दस्तखत कर देता है। सारी सोची समझी एक स्कीम आप तय करते हैं और इतने आप हामी हैं जिरगे के, आप जिरगा आप कहते हैं ये फैसला हो गया है। अच्छा, फैसला तो कैसा हो गया है कि अभी कल जो पहला काफिला चलेगा वो एक तरह से फौज और पुलिस की निगरानी में चलेगा, ताकि आगे पीछे तो मुसल्लह दस्ते हों, सरकार के दस्ते हों, और दरमियान से वो गाड़ियाँ लेके जाएं जो सिर्फ खुराक वगैरह लेके जाएं। सही है। अभी ये काम था, मुसाफिरों को चलने का मरहला बाद में आएगा और 15 दिन के अंदर अंदर ये असला रख देंगे। सही है। नतीजा क्या निकला? तय निकला कुछ भी नहीं अमल हुआ। अगर हमला किसी और ने किया है, तीसरे फरीक ने किया है, तो तीसरा फरीक कौन है? सही है। और क्या रियासत को उसका इल्म नहीं है, हुकूमत को उसका पता नहीं है? कुछ पता नहीं चल रहा ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। और ये कि डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर गैर जानदार हो, तो क्या ये कबायली लड़ाई है? महसूद कबीला जो है वो कोई सुन्नी कबीला है सिर्फ, और ये जो लड़ाई है जिसको हम सुन्नी कह रहे हैं वो ये तो खारजी भी बना देते हैं उनको अब। सही है। और ये जो नासिर अब्बास साहब हैं ये दूसरी तरफ है, क्यों ये नाम लेकर उनको टारगेट कर रहे हैं? और अच्छे SHO और अच्छे अफसर मांग रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या सचमुच वहाँ जो अफसर तैनात हैं वो किसी खास मसलक के हैं, किसी खास कबीले के हैं, किसी खास ग्रोह के हैं? क्या सारी सूरत हाल है? ये पूरी कौम के सामने आना चाहिए। सही है। ये मसला सिर्फ वहाँ का नहीं है, पारा चनार का नहीं है, ये मसला पूरे पाकिस्तान का बन गया है। सही है। और पाकिस्तान के लिए ये तशवीश की बात है कि उसके एक इलाके में सूरत हाल इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि आपके डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में जब एक माहदे के तहत, फ्रीकैन के दरमियान माहदे के तहत आप काफिले को चलाना चाहते हैं तो आप पर फायरिंग कर दी जाती है। इससे बड़ी तशवीश की बात क्या हो सकती है? तो इसका क्या हल होगा? ठीक है, हाल तो आपने वही फितना ख्वारिज जो है,
गैर मुल्क से लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे निपटना पड़ेगा, उससे निपटने का वक्त आ गया है। मतलब क्या है कि फौजी कार्रवाई करी जाएगी। सही है। तो ये फौजी कार्रवाई की जाने का मतलब ये है कि हम सिविलियन अपने बोझ को दूसरों के कंधे पर डालना चाहते हैं। सही है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा काम नहीं रहा, यहाँ हमारे बस में नहीं रहा, अब ये काम फौज का है कि फौज आके बिगड़े हुए हालात को संभाले। सही है। तो फौज की चीज़ जो होती है इस ऐसे मामला पे कुछ ज़्यादा खुशगवार अमल नहीं होता। अगर ये कोई फैसला कर लिया गया है, कुछ भी कर लिया गया है, इस पर अमल होना चाहिए। तकरीरें बंद करें भाई, ठीक है। आप बयानात देने से क्या फ़ायदा पड़ता है जी। अली अमीन गंडापुर का जो रवैया है, जो वहाँ के वज़ीर आला है, उनका रवैया तो शुरू दिन से ही ऐसा है कि लोगों ने एतराज़ किया था कि ये क्या इधर हंगामा हो रहा है, उधर लश्कर लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं, और पहाड़ों में क्या छुप के चढ़ते, पता नहीं किसी के बैठकों में बैठ के आराम करते हुए ये जा रहे हैं अपने पेशावर, अपने घर की तरफ। ये क्या, और उसके बावजूद हमने स्टेट खामोश क्यों है? सही है। अगर आइन और कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता तो ये भी बहुत ज़्यादती की बात है। ठीक है मिर साहब, अगर बात की जाए सारा वहाँ के जो अमन की सूरत हाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला KPK की जिम्मेदारी है। लेकिन जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर बात तो की है फितनल ख़वारिज के हवाले से, लेकिन डिजिटल दहशतगर्दी, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया गया है। क्या ये वज़ीर आज़म का नहीं काम कि उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर ले कि अगर एक वज़ीर आला वो काम नहीं कर रहा तो वज़ीर आज़म कर ले? नहीं, ये इस तरह नहीं होता कि जी कि ना अगर डिप्टी कमिश्नर नहीं करता तो कमिश्नर राग कर ले। कमिश्नर का काम यही है कि डिप्टी कमिश्नर को काम करो अपना। सही है। अगर तुम काम नहीं करते तो फिर मैं तुम्हारा इलाज क्यों करता हूँ, जो ऊपर लिखता हूँ मैं कि इस बंदे को बदला जाए, तबादला किया जाए, ये काम नहीं कर रहा। सही है। सही है। यहाँ मसला तो ये हो गया है कि आपने एपेक्स कमेटी तक के इजलास को कंट्रोवर्शियल सा बना दिया है। अब मुल्क के तमाम अदारे कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे, आपकी ये जो सियासी लड़ाइयाँ हैं उसकी नज़र हो जाएंगे, तो मुल्क का क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है। ये सोचने की बात है ना। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, डिप्टी कमिश्नर को गोली लगती है जी, और उसको कम से कम इतना जख्मी तो है कि उसको एयर लिफ्ट करना पड़ता है, और उसको उसके गार्ड को एयर लिफ्ट करके आप उसको पेशावर पहुँचाते हैं ताकि उसका कोई इलाज किया जा सके। सही है। अल्लाह करे बिल्कुल सलामत रहें, ठीक रहें। लेकिन ये वाक़या हो जाना, उनका हिट होना, और ये कि वो वहाँ ऑपरेशन के लिए ले जाए गए हैं, और ये कोई मामूली बात तो नहीं है। बिल्कुल मामूली बात नहीं है कि एक डिप्टी कमिश्नर है उस इलाके का और उस पर इस तरीके से हमला हो जाना, वो भी अमन माहिदे के बाद। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं सूरत हाल के ऊपर जो भी कुरम के अंदर हो रही है। मसल लाइन पे मौजूद है, मेरे साथ बात कीजिएगा। वैसे ये क्या पारा चढ़ार का क्या मसला है, किसका कसूर नजर आता है आपको? क्या खराबी क्या कहाँ पैदा हुई है? नासिर अब्बास कहते हैं अली अमीन गंडापुर जिम्मेदार है, और वो भी कुछ समझ नहीं आती कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। देखें, एक तो बात है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है कि जब जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, और अगर जिस वक्त ये अमीन गंडापुर साहब हैदराबाद पे आके चढ़ाई, ये इस्लामाबाद पे आके चढ़ाई कर रहे थे 24 नवंबर को, अगर उस वक्त ये बजाय इधर आने के अगर ये पारा चढ़ार और में चले जाते तो थिंग वुड हैव बीन मच बेटर। जो इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हुई, इतना नुकसान हुआ, लोगों की दुश्मनी और बढ़ गई, बदला लेने की होती एक नाराज वो ज्यादा हो गई, और कैलटू जितनी भी कैलटू वो ज़ाहिर है बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये बेसिक वजह कि उनको बचा, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी उनके पास थी। वो कहते हैं कि हम ये जो लॉन्ग मार्च है ये हम अभी पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि हालात बड़े सीरियस हो गए हैं, और मैं जो कंसर्न ऑफिसर्स के साथ वहाँ जा रहा हूँ, आई रिजॉल्व इट। ठीक है। उसके बाद भी 2-3 हफ्ते और लग गए, फिर जरका करते रहे। और सेकंड, इसमें और भी शार्पना सजा। देखें, अगर अमन जरका हो गया, फैसला हो गया, टिकटें बंकर कम होने शुरू होंगे, रोड को खोल दिए गए, देन व्हाई दिस हैपेंड मींस कि इसमें कोई और भी कुव्वतें हैं जो रॉक आपके सामने, वो जो ख्वारिज TTP हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया है। डिप्टी कमिश्नर को कैद को जख्मी करने का मतलब है कि इस पे इंतशार फैलाने की बात है। नौ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बैठ के सोचना चाहिए अलॉन्ग विद द कोर कमांडर और जो वहाँ पे सिविल आर्म फोर्सेस हैं, बिकॉज नाउ दे हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, दे हैव टू गो एंड क्लियर दोज एरियाज। इस तरीके से इंतशार फैलाना, ये अमन को भी फर्क पड़ेगा जो हमारी डायलॉग हो रहा है उस पे। ये क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ओवर इंश्योर कि अभी इंतशार किया। मुझे सर्टन हो कि ये 12 चनार के लोग नहीं है, ना शिया ना सुन्नी है, इनका
पैदा हो चुका हुआ है। जैसे ये डिप्टी कमिश्नर को मारने का मकसद है कि और आग लगानी और हवा देनी आग को, ताकि और हालात खराब। तो आई थिंक गवर्नमेंट को और हमारी आई एम श्योर सिक्योरिटी एजेंसीज को पता होगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, इस एरिया में प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए, और जो जो लोग इसमें शामिल है, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको अरेस्ट करें। उसके बाद ये बॉर्डर को सील करें, कोशिश करें, पोरस बॉर्डर है, लेकिन ये अफगान तालिबान से जरूर बात करें, और चाइनीज से। देखें, चाइनीज बड़े स्टेक्स हैं। आपने मेरे साथ देखा, चाइना का एक आदमी भी चाइनीज अफगानिस्तान में मर्डर नहीं हुआ, नहीं कोई ऑपरेशन हुआ। ठीक है। क्यों बलूचिस्तान में मर रहे हैं, क्यों कराची में लोग मर रहे हैं? बिकॉज सी पैक नहीं बनाने देते, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमें समझ नहीं कि हमने इसको कैसे रिजॉल्व करना है। नहीं, देखिए, ये एक तरफ वो कहते हैं कि ये जो नासिर अब्बास साहब है कि ये अगर सही किस्म के एसएचओ होते और सही तरह के अफसर लगाए जाते, क्या इसको कोई मसलकी या ग्रोही कबायली रंग तो नहीं मिल जाएगा इससे? देखें, ये तो मिला हुआ है, उनके अपने ज़मीनी तनाज़ात भी हैं, उनके अपने लसानी भी हैं, और फिर ऐसी जगहों के ऊपर जब आप एसएसपीज और उसके बाद आप अपने एसएचओ डीएसपी पोस्ट करते हैं, दे हैव टू बी सिलेक्टिव द बेस्ट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। ठीक है। नंबर 2, ताकि उनकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना हो कि वो किस मसले को सपोर्ट करते हैं, किस सेट को सपोर्ट करते हैं। दे शुड बी सपोर्टिंग पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करना चाहिए। वो एसपी वहां पर होने चाहिए। अगर अभी भी वहां पर ऐसी जो एसपी है, ये नॉट बीन डन, ही शुड बी चेंज। आप एसओजी चेंज करें, डीएसपी चेंज करें, एंड ब्रिंग अ न्यू टीम विद मैंडेट के साथ कि आपने वहां पर क्या करना है। देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सिफारिशों पे एमएनए की और एमपीएच की, लोकल्स की जाके ये एसएचओ और डीएसपी बनती। मैं बिन होम मिनिस्टर से, यकीन करें, कोई एसएचओ जो है वो 1 से 3 महीने ज्यादा अपने जो है स्टेशन में नहीं होता। ऐसा रेगुलर चेंज। तो जब मुझे बताइए, जब उनको 3 महीने 4 महीने तो लगते हैं अपने एरिया को समझने की, एंड बाय द टाइम दैट बिकॉज दे आर पॉलिटिकल। सो ये बहुत जरूरी काम है, और इसके लिए आई थिंक हमारी तमाम जितने भी हुकूमत हैं, चाहे पंजाब की, सिंध में, एवरीबॉडी शुड पोस्ट कॉम्पिटेंट बाकिरदार को, उनकी रिपोर्ट चेक की जाए कि वो क्या करते हैं, उनके एसेट और उनके जो ऐसे थाने हैं उनको अच्छा करें, वहां पर उनकी सफाई करें, पता चले कि ये थाना है, यहाँ पर कंप्यूटराइज वर्क है, लोग आ रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट की जाती है। ये सब चीजें अवाम के लिए हैं। इट इज नॉट टू इंजॉय बाय पुलिस ऑफिसर्स। ये हमें अब करने की जरूरत है। हमारे मुल्क को बहुत नुकसान हो गया है। ठीक बात। नो, इट इज एनफ इज एनफ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील के साथ सूरत को वाज़ेह किया, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखो, साफ इन्होंने तो एक बिल्कुल नक्शा खींच के रखती है, और एक फ़ौजी जहन बिल्कुल एक फ़ौजी की तरह सोचता है कि एक्शन की ज़रूरत है। अब एक्शन क्या हम फ़ौज के सपोर्ट करेंगे? यही लगता है कि आपकी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकाम हो गई है। सही है। अच्छा, अब सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हुई है, हम बयानबाजी करते रहेंगे? और सूरत की इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि आप पार्टीजन भी नहीं कह सकते कि जो बंदा वज़ीर आला है वो उसी पार्टी का है, जिसके बाद इतराज़ किया जा रहा है। नासिर जहां साहब इतराज़ कर रहे हैं जिनके बारे में, वो भी पीटीआई के हैं, वो भी पीटीआई के हैं। फिर मसला क्या है? ठीक है। मसलक, और मसलक के अलावा कबायली के अलावा पार्टी, ये क्या कि वहाँ क्या हो रहा है? सही है। और मीर साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया, और कल एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सरहद पार से चंद दिन पहले हमले हुए हैं, ठीक है, तो क्या ये जो दोनों ग्रोह हैं वो तो अमन माहदे के लिए मान गए थे, तो क्या लगता है कि कोई बैरूनी कुव्वतें भी हैं जो यहाँ पर अमन खराब करने की कोशिश कर रही हैं? सरहदों पर बाड़े खड़ी कर रखी हैं, इतना मुल्क के वसाइल वहाँ लगा रखे हैं, कोई आसान काम है सरहद पर बाड़ लगाने का। ठीक है। और उसके बावजूद अगर वो लोग आ रहे हैं तो फिर नहीं आने चाहिए। सही है। नहीं, आपने कहते हैं सरहद पार लोग आ रहे हैं, सरहद पार, आपने सरहद पार भी बमबारी करके देख ली है। सही है। तो इसका इलाज क्या है? आपकी हिकमत अमली क्या है? ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? ठीक है। आपकी मिलिट्री हिकमत अमली क्या है? सही है। आप छोटी सी ये मुसल्लह कुव्वतें हैं, क्या उनको जेर नहीं कर सकते? सही है। कर सकते हैं तो आपको जेर कर लेना चाहिए। ठीक है। यानी इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब तक बिल्कुल एक्सपोज हो जाए। अब हम हर मामले में ये करते हैं, सियासी मामलात में यही करते हैं कि जब तक एक्सपोज नहीं होते तब तक हम कुछ करते नहीं हैं, और एक्सपोज करने के चक्कर में मामले को और गड़बड़ करते हैं। ठीक है। तो हमें, मेरा ख्याल में, इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए,
और मामले को सुधारने के लिए ठीक है, जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ठीक है, 3 माह तो इस चीज़ को गुजर गए हैं और अभी भी जो मसला है वो जूं का तूं है और कोई क्विक एक्शन होना चाहिए और इसके जो मसला है इसको हल करना चाहिए ताकि एक जो अजीब सी कैफियत फैली हुई है दहशतगर्दी की दोबारा सर उठाने की, वो कैफियत जो है वो ख़त्म हो सके। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से। कुछ बातें बनी गाला शिफ्ट करने की जाती रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उसका इनकार भी आ गया है। ये सारा क्या मामला है, ब्रेक के बाद आते हैं उस पर बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे अलीमा खान और जो फैसल चौधरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इन्होंने कुछ दिन पहले एक ये बात कही थी, बयान जारी किया था कि इमरान खान को हुकूमत की जानिब से ये पेशकश की गई है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और इमरान खान ने ये जो पेशकश है ये मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उनकी जानिब से ये बयान अब सामने आया है कि ऐसी कोई पेशकश नहीं आई। और जो इरफान सदीकी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका भी यही कहना है कि ऐसी कोई भी जो पेशकश है उसका ना तो कोई जिक्र है और ना ही जो मुज़ाकरात के 2 दवार हुए हैं उनके अंदर इसका कोई जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है उनके हवाले से कुछ बातें की हैं कि मुशर्रफ दौर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे लेकिन नवाज शरीफ ने मना कर दिया। सारा क्या मामला है इस पर बात करेंगे, लेकिन ये सारे क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं मीर साहब से बात करते हैं। जी मीर साहब, एक तरफ तो जो अलीमा खान और फैसल चौधरी हैं उन्होंने तो कहा कि पेशकश हुई है और उन्हीं के पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं पेशकश नहीं हुई है। सर क्या सूरत हाल नज़र आती है आपको? असल में ये मसला बहुत है। अलीमा खान जब पॉलिटिक्स में आई हैं तो लोग यही कह रहे थे कि उनका एक रवैया होगा और कोई एक ग्रुप बन जाएगा, बुशरा बीबी का उनका और हो जाएगा। और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ नाम आते हैं कि बनी गाला का आता है, जमान पार्क का आता है, पेशावर का आता है, नथिया गली का आता है कि भाई कहाँ जाना चाहते हो, कौन सी पसंद है जगह तुम्हें। नथिया गली बहुत प्यारा है, वहाँ तुम रहा करते थे, इस्लामाबाद में हंगामे भी होते थे, वहाँ जाके आराम किया करते थे। पेशावर में तुम्हारे लोग, तुम्हारी बेगम भी जाके रहती रही है, इसलिए कि वहाँ से हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा सूबे में, वो पसंद हो तो वहाँ से भेज देते हैं। और अगर अपने घर आना चाहते हो जमान पार्क में पुराना जहाँ तुम्हारा बचपन गुजरा है तो वहाँ भी हाज़िर हैं, वहाँ तुम पेट्रोल बम बना के भी फेंक सकते हो तो और तुम्हारे जानसार भी आ सकते हैं वहाँ। और बड़ी गाना तुम्हारा घर है भी। हो सकता है किसी ने बातचीत करते हुए ये कहा हो कि भाई अगर आप मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते और आपको जेल से रहा तो हम कर नहीं सकते, रहा तो मुमकिन नहीं है, हम आपके किसी इलाके को सब जेल बना के आपको वहाँ मुंतकिल कर देते हैं। ये मुज़ाकरात में कोई ऑफिसर लेवल का आदमी भी ये बात कर सकता है। सही है। तो किसी ने कर दी हो। अब मसला ये कि सरकारी तौर पर ये बात नहीं हुई। सही है। सरकारी मशीनरी भी कहती है हमने नहीं की, उनके टॉप के लोग भी कहते हैं कि ये बात कहीं जेरे गौर नहीं आई। बैरिस्टर अपने क्या नाम है गौहर अली गौहर कौन कह रहे हैं और उनके जो हैं एक तो नाम नए आ गए हैं, सब ये मानते हैं कोई बात नहीं हुई। तो फिर कहाँ से आ गई? यानी इस पेशकश का मतलब तो ये है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा। सही है। आपको सहूलत हम दे देंगे। सही है। हो सकता है कि इसके साथ ये हो, डील के नतीजे में ही हो सकती है। इसके साथ ये भी हो कि वरना मुल्क से बाहर चले जाओ। सही है। शायद ये मुल्क से बाहर भी ना भेजना चाहते हो। सही है। इनका ख्याल हो कि मुल्क से बाहर गया तो फितना फसाद डालेगा। सही है। और पता नहीं क्या क़यामत खड़ी करेगा, तो कहीं एक और जगह से इसे बंद करके बिठा दो और बात ख़त्म करो, इसके बंदे भी मिलते रहें, इसकी तसल्ली भी होती रहे, ये भी खुश रहे, किसी ने बात कर दी हो। लेकिन ऑफिशियली तौर पर किसी मुज़ाकरात में किसी जगह ये जिक्र नहीं आया कि ये पेशकश की गई है और उन्होंने ठुकरा दी है। सही है। यानी कि वहाँ अकड़ की आलम यह है कि उन्होंने हर चीज़ ठुकरा दी होती है। सही है। ये नहीं कहा जाता ये पेशकश आई थी, यानी कि और ज़ाहिर है कि उन्होंने इस पर उस पर ठुकरा दी, जो लहजा है ना, जो ज़ोर है ना, उसके मज़े लेते हैं वो। सही है। यानी इसी तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके और अपना वर्डिक्ट को इस तरह बयान करते हुए ये जो खुशी महसूस करते हैं, खुशी का इजहार नहीं करते, खुशी महसूस करते हैं, ये पे नहीं करती सियासत। ठीक है मीर साहब, इसके ऊपर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे जान लेते हैं कि ये जो पेशकश की बात की जा रही है हुई है नहीं हुई, इनका क्या मौक़िफ़ है। मेरे साथ लाइन पे मौजूद है, मेरे साथ बात कीजिएगा। जी हुमायूं महमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं सर ये क्या चक्कर है यार, ये ग्रोह कहता है कि पेशकश हुई है बनी गाला मुंतकिल करने की, कोई नाम लाहौर का जमान पार्क भी लेता था, कोई
नथिया गली का, कोई पेशावर का, और कोई कहते हैं कि ऐसी कोई पेशकश ही नहीं हुई है। आपकी पार्टी के भी कहते हैं, मुखालिफ भी कहते हैं कि कुछ जिक्र नहीं आया। क्या मसला बनता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जब बात क्रेडिबिलिटी की आती है इमरान खान की, जी जी। और इमरान खान ये कहते हैं कि आज से पहले ये बात हुई थी, तो आई एम श्योर हुई होगी। और उसकी वजह यह है कि मैं कल एक प्रोग्राम पे और आज दूसरे आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से कोई तकरीबन मई जून में, आपको पता है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मेरे काफ़ी जो पेशेंट्स होते हैं वो बाज दे आर वेल प्लेस्ड पीपल, ठीक है। तो उनमें से किसी ने कहा कि हमें आप पे यकीन है और हम चाहते हैं कि आप खान साहब से बात कर लें कुछ चीज़। मैंने कहा कि आप क्या बात करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि जी हम ये चाहते हैं कि खान साहब को हम ये कह दें कि आपको हम जेल से बाहर निकाल देंगे, और आपने बस पॉलिटिक्स 1-2 साल 3 साल आपने बातें नहीं करनी ज्यादा, या अच्छा, करनी ठीक है, नहीं है, या ठीक। पॉलिटिक्स में। हाँ। और ये मुझसे बात हुई थी और मैंने उनका जवाब दिया था। मैंने कहा ये आप जो कह रहे हो, ये इस तरह कह रहे हो कि आप शेर को कह रहे हो कि यार तुम गोश्त खाना बंद करके घास खाना शुरू कर दो, ये हो नहीं सकता। तो उस वजह से मैंने कहा कि मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड्स ही गलत हैं, ठीक है। तो अब चूंकि मैं उसके बाद फर्दर कोई इस चीज में मैं इन्वॉल्व नहीं था और उन लोगों से मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे जो बात उन लोगों ने कही है वही बात जब इमरान खान ने कही है, तो आई एम श्योर किसी और के थ्रू उन्होंने कर दी होगी। ठीक है। आपका मतलब है किसी तो एक लेवल पर यह बात हुई होगी, लेकिन ऑफिशियल मुज़ाकरात में जी कहीं शायद जिक्र ना आया हो। हाँ जी, ये अनऑफिशियली ये बात हुई होगी, क्योंकि ये बात जब मुझसे कहा गया था कि आप जाके कर लो, और जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा ये बात करने की है ही नहीं, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस थिंग अनटिल अनलेस कोई ऐसी बात करे जो समझ आए, जिसमें इंसान कुछ सोच सके कि यार की चीज हो सकती है। तो मैंने कहा अदरवाइज ये चीज मुश्किल है कि वो करे, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि ये पेशकश हो रही है कि मुल्क से बाहर चले जाओ, फिर ये डर लगा हुआ है कि मुल्क से बाहर चला गया तो ज्यादा फितना फसाद बकौल उनके फैलाएगा, इसलिए इस मुल्क के अंदर बनी गाला या किसी ऐसी जगह की पेशकश करो जहां ये आसानी भी महसूस करे और मसाइल पैदा ना कर सके। कोई ऐसा नक्शा नजर तो नहीं आता किसी के ज़हन में आया हो? नहीं, मुझे जो चीज समझ आई थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो बाहर जाके खतरनाक हो जाएंगे। इमरान खान जहां मर्जी हो खतरनाक ही रहता है, वो उसकी बात हर एक इंसान की फितरत है। शेर जहां मर्जी हो, जो वाइल्ड शेर होता है वो चाहे पिंजरे में हो या पिंजरे से बाहर हो, वो खतरनाक उतना ही होता है। सिर्फ ये है कि एक जगह पे आपने उसको कैद किया हुआ है, एक जगह पे वो आजाद है, वो है उसी तरीके से। तो मुझे जो समझ आई वो ये आई थी कि वो उसको हम छोड़ देंगे, जेल से बाहर निकाल देंगे, वो निकाला जाता है या बाहर कहीं जाते हैं ये उन तक हो जाएगा, वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले और ये चीजें फलाना चीज समझे। मैंने कहा जी ये चीज मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती कि ये चीज होगी इस किस्म की। अब आपको क्या लगता है, जो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, तो एक तो तरफ तो वो हुकूमत से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जा रहा है कि एक कमीशन कायम किया जाए और कैदियों को छोड़ा जाए, और पीटीआई क्या देगी हुकूमत को इसके बदले में? कुछ उनके पास भी देने को होना चाहिए ना। ये आकर बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रही है, तो इस तरह है। हाँ। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। इस वक्त जरूरत, आप हुकूमत कह लें, आप पाकिस्तान कह लें, आप जो मर्जी कह लें, इस वक्त जरूरत इनको है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बगैर इमरान खान के इक्वेशन में आने के आ नहीं सकती। ठीक है। अब इमरान खान अगर आज स्टेबल, अगर इमरान खान चाहे तो वो कहेगा कि यार मैंने तो मुज़ाकरात नहीं करने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इस चीज के लिए राजी है कि वो कहता है मुझे बेशक जेल में रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना वो बीमार हुआ है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना उसकी कमर में चुप पड़ी है, ना कुछ और हुआ है, वो उसी तरह हशाश बशाश है। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इस चीज को, और इस दौरान में उन्होंने 2-3 मरतबा कुरान और उसकी तफसीर पढ़ ली, तो उनका जो अकीदा था वो और पुख्ता हो गया, तो वो अब वो और ज्यादा सख्त चट्टान बन गया है। तो अब अगर वो कहते हैं
प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो चीजों से उसने अपने आप को इस मुल्क के लिए अपने स्टैंड से पीछे हटे हैं मेरी नजर में। मैं गलत हूं लेकिन मेरी नजर में पहला स्टैंड, ये जो लोग हैं जिनसे हैं इनसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चोर उचक्कों बात थी या डाकू वाली बात थी, और हम डायरेक्ट पावरफुल बंदे से ही बात करेंगे। उससे उन्होंने थोड़ा सा स्टांस पीछे हटाया है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि चलो ये उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, तो हम उस चीज से स्टांस पीछे गए, तो दैट इज वन थिंग। नंबर 2, हमारा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टांस था वो 8 फरवरी के मैंडेट का था। ठीक है, हमने कहा था हमें हमारा वापस करो, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इमरान खान ने कहा है कि मैं उस चीज से फॉर द टाइम बिंग पीछे हट जाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लेजिटिमेट लोग हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, हम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको भी थोड़ा सा साइड पे रख लेते और बात कर लेते। बाद में इस बात ये याद रखिए, इन दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर से थोड़ा सा उन्होंने लचक दिखाई है। अब वो क्या दो चीजें चाहते हैं, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा फेयर डील कोई नहीं है। एक क्या चीज है, वो ये है कि आप माने ना माने जितने केसेस हैं, जितने लोगों पर हैं, चाहे वो एटीसी के केस हैं, चाहे वो जो मर्जी केस हैं, चाहे वो करप्शन के हैं, ये एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। ठीक है, ठीक है। इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को हम लोगों ने हम ये नहीं कह रहे, वो ये भी नहीं कह रहे कि इनको खत्म करो, वो कहते हैं इन लोगों को आजाद कर दो। आजाद का मतलब है बेल दे दो। फिर उसके बाद कहते हैं, उसके बाद दूसरा उनका मुतालबा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे आप लोगों ने अपने केसेस जैसे अपने केसेस खत्म किए वैसे हमारे केसेस खत्म करो। वो कहते हैं नहीं, आप इनको आजाद कर दो, मींस बेल दे दो। और दूसरा ये है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरा ये है कि इनके ऊपर जो केसेस हैं उनका फ्री और ट्रांसपेरेंट किस्म का एक आप वो जुडिशियल कमीशन बना लो। हाँ, इनमें से जिन्होंने गलत काम किया है आप उनको सजा जरूर दे दो, लेकिन जिन्होंने गलत काम नहीं किया उनको आप सजा नहीं दे सकते हो। ठीक बात। मैं मिसाल इस देता हूं कि अभी जितने लोगों को सजा मिली है उनमें से, या पहले जिनको सजा मिली थी उनमें से किसी एक का आपने कोई जजमेंट देखी है, कोई फैसला सुना है, कोई फैसला पढ़ा है? नहीं पढ़ा। देखिए ये प्रॉब्लम है मिलिट्री कोर्ट्स का, कि वहां पे आपको फैसला सुना दिया जाता है इन रिटन फॉर्म का, अब नहीं बताया जाता कि फैसला क्यों सुनाया है, क्या शवाहिद है, किस लिहाज से थे। वो जो डिटेल जजमेंट होती है वो उसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस बेसिस पे अब आप लोगों को कहो कि जी हम आपको माफ कर रहे हैं, भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन आप पहले बता दो उनको सजा किस बात की मिली है। वो जजमेंट बता दो। फेयर बात हम पूछ रहे हैं ताकि कम से कम मुझे पता चले कि मुझे सजा किस चीज की मिली, ताकि मैं उसकी अपील कर सकूं। लेकिन अगर मैं ये समझ रहा हूं, मैं देखिए हर एक आदमी इतना स्ट्रांग नहीं होता। मैं बात दफा, और मैं ऑलरेडी मैं टूट चुका हूँ। आप मुझे कह रहे हो कि यार अगर ये नहीं है तो मैं आपको अगले इतने साल भी रखूंगा, तो मैं आपको कहूंगा यार मुझ पे जरा रहम करो, मैं ऑलरेडी बड़े गरीब तबके से हूँ, या ऑलरेडी मिडिल क्लास हूँ, ऑलरेडी बड़ा नुकसान हो गया, तो खुदा के लिए यार मुझे माफ करो। वो तो मैं कह दूंगा ना। हर एक आदमी कोई टूटता है, कोई देर से टूटता है। कम से कम एक प्रोसेस को तो फॉलो हो जाए ना। फॉलो तो हो ये जाए, छोटी ठीक बात मोटी है। मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत आपने वजाहत के साथ बात को बड़ी तफसील के साथ उन्होंने हर चीज़ के हर पहलू को, हर कोने को, हर नुक्कड़ को, मैं कहूँ पंजाबी का इस्तेमाल करूँ तो उन्होंने बयान कर दिया है, हर किनारे को, हर एक कि ये मसला है। उससे ये नज़र भी आता है कि इनकी लिमिटेशन क्या है। सही है। और ये पता चलता है कि इमरान खान जिन चीज़ों पर जोर देना चाहता है वो चीज़ें क्या है। सही। वो अगर ये चाहता है कि बाकी लोगों के साथ फेयर ट्रायल हो, या बाकी लोगों को उनकी नाकर्दा सज़ाओं की, नाकर्दा कसूर की सज़ा ना दी जाए, तो उसके लिए क्या किया जाए। और जो कोर्ट बनाए जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि उन कोर्ट्स के ज़रिए से पता चल जाए कि कौन मुजरम है, कौन मुजरम नहीं। सही है, सही। अच्छा मीर साहब, बुशरा बीबी जब से आई हैं दोबारा सियासत में इमरान खान के लिए, वो तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर 26 नवंबर की बात की जाए, अब फिर ये खबरें सामने आ रही हैं कि बुशरा बीबी कहीं ना कहीं जो कानूनी मामला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी टीम है उसके साथ भी छेड़छाड़ कर रही हैं, जिसकी वजह से जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो बुशरा बीबी क्या किरदार अदा कर रही हैं? बुशरा बीबी का किरदार मैं ये तो नहीं कहूँगा मशकूक है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि
अगर वो खातून खाना भी हैं तो उनको इन मामलों की समझ नहीं है। सही है। और अगर वो खातून खाना नहीं है और जैसे कि उनके मुखालिफिन उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बहुत चालाक हैं और उसके पीछे कोई कुव्वतें हैं, ठीक है। तो फिर किसी के कहने पे काम कर रही हैं। सही है। और उसके लिए फिर नीमा खान ठीक बेचारी चीख रही है। उनकी फैमिली के दूसरे लोग जो हैं वो यानी कि जो लोग फैसल वाबडारी कहते हैं कि इमरान खान के साथ सिंसीर जो है वो सिर्फ उनके बेटे और उनकी बहनें हैं, बीवी का नाम वो भी नहीं लेते। सही है। वो कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया हुआ था इस तरह कि जो उनकी बीवियों के ज़रिए माजी में भी किसी तरह इमरान से राब्ते भी रखते थे और उसको एक ख़ास डगर पर चलाने की कोशिश भी करते थे। उसका रिजल्ट होता था कि नहीं होता था। यहाँ तो मुर्शद का मसला आ गया है, सही है। यहाँ तो रूहानी मालूम का मसला आ गया है, यहाँ तो जो पैगाम है उसको डिसाइफर करके अल्लाह की तरफ से उसकी क्या रज़ा है उसको परखने का मसला आ गया है। सही है। तो इमरान खान इसमें आसक्त के चक्कर में और बाकी लोग उसको बचाना चाहते हैं कोई ये नहीं, भाई देखो ये कोई रूहानियत नहीं है, ये अल्लाह का फरमान नहीं है। और तुम ये कह देना कि जब वो नंगे पाँव आया तो उन लोगों ने कहा हम तो शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं। सही है। भाई वो शरीयत इसको समझते ही नहीं है, नंगे पाँव आने को शरीयत पे इतनी समझते। सही है। सही है। अकीदत समझते जो तो समझ लें, शरीयत नहीं समझते। ठीक है। अच्छा मीर साहब, ये जो महमूद खान अचकज़ई का बयान आया है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, मना कर दिया गया, नून लीग का भी इस पर रिस्पॉन्स है। उनका भी ये कहना है कि जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनके साथ मिले हुए। ये सारी क्या स्टोरी है? महमूद खान अचकज़ई वज़ीर आज़म के पीछे क्यों पड़ गए? मेरी राय कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा। ज़ाती तौर पर मैं 76 में शायद इलेक्शन में इनसे मिला था उस वक्त पहली बार। अब्दुल समद अचकज़ई साहब का चूँकि अब्दुल समद अचकज़ई साहब जो इनके वालिद हैं वो बलोची गांधी कहलाते थे। ठीक है। जिस तरह अब्दुल गफ़ार बाचा खान, वली खान वगैरह के जो वालिद थे वो सरहदी गांधी कहलाते थे। वो मुझे इनको हासिल बजिंजर को कुछ लोगों को हम एक अहमियत देते हैं। ठीक है। इसलिए ये इनकी ख़ास अहमियत की ये वजह है कि ये पख्तूनों के साथ इनका राब्ता है और उस राब्ते की कीमत ये लेते हैं कि जब सरहद पार से कोई बात होती तो इसकी हमारे सरहद पार के हो जाती है। अच्छा। अब मामला की सरहद पार से कुछ हो रहा है तो ये उसकी हमायत पे बोले हैं कि जी इमरान ने ठीक किया था उनके साथ। तो मैं तो कल 1-2-4 दिन पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मैं उन तमाम ग्रोहों के किरदार के बारे में मशकूक तो नहीं कह सकता कि मैं इतना खुश नहीं था। ठीक है। पाकिस्तान के बनने के बाद एहरारी हों, कांग्रेसी हों, वो सारे चाहे उलमा हों चाहे वो सेकुलर लोग हों, जिन लोगों ने साथ नहीं दिया तहरीक पाकिस्तान का और हमने उनके साथ खुला दिल दिखाते हुए यही कहा कि वो अब उन्होंने पाकिस्तान को कबूल कर लिया है, हमें भी उनकी कोताहियाँ भूल देनी चाहिए थी। उस मामले में हमारा जो भी रवैया था, जो भी एटीट्यूड था, उसे हमें रिविजिट करना चाहिए। ठीक है। और सोचना चाहिए कि ये लोग कैसे चलते हैं। अब ये कहना जी कि शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बनने का शौक है उनको, वो बनना चाहते थे, नवाज शरीफ को मैं दाद देता हूँ जी उसने रोक लिया। अच्छा। ठीक है। वो भी मतलब नहीं बने ना, उन्होंने पार्टी लीडर की बात को मान लिया। सही है। अगर उनके दिल में ये ख्वाहिश थी भी तो पार्टी लीडर की बात मान के वो नहीं गए तो ख़त्म होगी बात, लंबी चौड़ी मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये मैं आपका हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा नहीं था। ये हो सकता है कि उसने कहा कि जी वो मुझे इस वक्त मुशर्रफ के ज़माने में मुझे वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं लेकिन इन शर्तों के साथ। तो कायद ने कहा होगा नो, दैट्स ऑल। ठीक हो गया। ठीक हो गया। मेरे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सज़ा की एक तलवार लटकना शुरू होगी, वो सारा क्या मामला है। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो ओहदा है सदारत का उसका हल्फ उठाना है, लेकिन जो अमेरिकी अदालत है उसने 10 जनवरी को एक सज़ा सुनाने की जो है वो तारीख दे दी है और जो केस उन पर बना है वो ये है जो है हश मनी केस है, इस पर सज़ा सुनाने की जो है वो अमकानात हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सज़ा सुना दी जाती है, उनको सज़ा दे दी जाती है, तो उसका क्या असर होगा, इस पर मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब 20 जनवरी को हलफ उठा रहे हैं और जो तलवार लटक गई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इसके क्या असरात हो सकते हैं अमेरिका के ऊपर या डोनाल्ड ट्रंप? असल में जब ये मुकदमे चल रहे थे तो हमारे यहाँ उस वक्त ये बहस हो रही थी पैरेलल। आमतौर पर ट्रंप का पैरेलल ड्रा किया जाता है हमारे इमरान खान के साथ। सही है।
और ये तासुर दिया जा रहा था कि सज़ा हो गई तो वो शायद सदारती उम्मीदवार ना हो सके। तो हमें बताया गया कि अमेरिका की जमहूरियत में वो सदारती इलेक्शन फिर भी लड़ सकेंगे। सही है। सज़ा उनको हो जाएगी लेकिन इलेक्शन लड़ सकेंगे। ठीक है। अब भी ये कहा जा रहा है कि सज़ा अगर उनको हो गई और सज़ा के बाद उनको ऐलान कर दिया गया तो शायद उनके साथ रियायत बरती जाए कि उन्हें जेल न भेजा जाए। सही है। ये ना हो कि अमेरिका का सदर जेल में बैठा हुआ अमेरिका की सदारत कर रहा हो, सुपर पावर जो है दुनिया पर हुकूमत कर रही हो लेकिन जेल में बैठकर। सही है। अच्छा, ये भी खैर मैं तो इसे फिर नाइंसाफी समझता हूँ कि अगर आपके ये दोनों सिस्टम पैरेलल चलते हैं, अदालती सिस्टम अलग चलता है और लोगों की मकबूलियत में आकर वोटों से जीतना अलग चलता है, तो फिर इसको मैं अजीबोगरीब एक कॉन्ट्रडिक्शन समझता हूँ कि एक मुजरम बैठा हुआ आपके पे रूल कर रहा है। लेकिन अब ये खतरा तो लाजमी मौजूद है कि इनको कुछ जुर्माना या ऐसे कुछ और चीज़ की सज़ा दे दी जाएगी कि ये आप पे करें और हलफ उठाएं और अमेरिका की सदारत करें और अमेरिका की सदारत करके आप पूरी दुनिया पे रूल करें। यानी अमेरिका की सदारत दुनिया पे रूल करता ना। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि इस बार जो ट्रंप आए है तो मेरा ख्याल में पिछली बार तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा धचका था और उन्होंने पूरे 4 साल 5 साल बड़ी कोशिश करके इसे काबू में रखा। सही है। इस साल ट्रंप बहुत सी अंडरस्टैंडिंग करके उनके साथ आया है। सही है। और उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा ये है कि वो इसको बोल नहीं रहा बिल्कुल। ठीक है। वो अपनी सजा के बारे में बिल्कुल खामोश है। सही है। उसके गिर्द तलवारें कुछ लटका दी गई हैं और उसको बता दिया गया है कि तुम्हारा कबाड़ा भी हो सकता है। सही है। और कुछ उम्र भी निकाला जा सकता है। तो इसके नतीजे के तौर पर ट्रंप जो है वो सारी सूरत को बर्दाश्त भी कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अगर सज़ा हुई तो उनकी पार्टी जो है इसकी अपील भी करेगी, हायर कोर्ट में भी जाएगी और हायर कोर्ट के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। हमारे यहाँ भी 8-5 का फैसले की तरह उनके यहाँ भी 8-5 का फैसला आ सकता है और उनकी अदालतों में भी उनका कोई जोर कम नहीं है। ये सब चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन किस्सा ये है कि जमहूरियत की इस डेफिनेशन को हमारे यहाँ तो 30 सेकंड की सजा दे देते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई। ठीक है। जुर्म की सजा नहीं देते कि कुछ जुर्म किया हो। ये कह सकते हैं कि आपने ये हुक्म हमारा ना मानकर ये जुर्म किया है, आपको इसकी सजा दी जाती है। वो कहते हैं आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, 30 सेकंड के लिए आपकी सजा। ठीक है। और अब आप वजीर आज़म नहीं बन सकते। सही है। या आपको कोई रात के 12 बजे कोर्ट खुल के सजा देता है हनीफ अब्बासी को, उसके बाद वो 5 साल तक इलेक्शन लड़ सकता। सही है। हमारे यहाँ ये कानून है और कहा जाता है जमहूरियत के नाम पर है। और जमहूरियत के लिए सबसे बड़े चैंपियन जो है अमेरिका, वहाँ ये है कि एक मुजरम भी जो है सजा याफ्ता भी ये है, सजा काट कर भी है अमेरिका का सदर बन सकता है। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? सही है। ये कहना कि अदल का निज़ाम अलग है और लोगों के अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत कुछ चाहते हैं और किसी को इलेक्ट कर लेते हैं तो वो अलग है। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आती आपको? ठीक है। इसमें नजर आती है। मीर साहब, जब ये डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो ये समझा जा रहा था, तासुर दिया जा रहा था कि जो स्टैब्लिशमेंट है अमेरिका की उसको शिकस्त दे के जीते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल आप भी बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के हाथ पांव बांध के मैदान में फेंका गया, बेजान के अगर निकलेंगे यहाँ से। मुझे शक पड़ता है कभी कि ट्रंप को हाथ पांव बांध कर, बल्कि यहाँ ये उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करके, ठीक है, कि बरखुरदार देखो ये तुम्हारे प्रॉब्लम होंगे, सदर तुम बन रहे हो लेकिन इन बातों पर अमल नहीं करोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं है। सही है। ये हमारी ज़बान में अगर इस्तेमाल करें तो उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और सदर बनने से पहले ही वो मुजरम बनते दिखाई देते हैं। और अगर मुजरम बन गए तो बहरहाल अमेरिका की तारीख के बहुत बड़े सदर होंगे। एक मुजरम शख्स जो है अमेरिका का सदर बन गया है। और तो बस वो कानून ऐसे नहीं लगता कि पाकिस्तान तो बदनाम है, जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत भारी है? नहीं, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट जो है कमज़ोर नहीं है। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि हर मुल्क में उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है। उस एस्टेब्लिशमेंट के अंसर मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ पेंटागन अलग है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट अलग है। सही है। इंटेलिजेंस अलग है, स्टेट डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है। वो सारे अदारे अपना अपना काम करते हैं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी शामिल है, उनकी वार इंडस्ट्री भी शामिल है, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट में चीज़ें शामिल उस तरह नहीं होती। तो हो सकता है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको काबू रखना चाहती है अमेरिका को इंटैक्ट रखने के लिए।
तो इसलिए ये इनकार करना कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट खामोशी से बैठ जाएगी और कहेगी ट्रंप मियाँ जो करना कर लो, सही है, हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ ट्रंप जी, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वहाँ नहीं चलता जी। मेरे सब इलेक्शन जीते हैं ट्रंप, 20 जनवरी को अपना हलफ भी उठा रहे हैं, ऐसे तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म घर भेज दिया जाता है, नया वज़ीर आज़म आता है। क्या अमेरिका के अंदर भी कोई ऐसा कानून मौजूद है कि सदर घर चले जाएगा, नया सदर आ जाएगा? नहीं, वो सदर हलफ तो उठाएंगे और बाइडेन भी उस हलफ में आएंगे। अच्छा, यानी कि बाइडेन ने कहा कि मैं उनके हलफ में जाऊंगा और यानी कि वहाँ पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का कोई फार्मूला, उनका जिरगा भी बैठा हुआ। अच्छा, और उन्होंने कुछ फैसले किए थे। ठीक है। और इस बात की तवक्को नहीं है कि तीसरी पार्टी फायरिंग करके वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को जख्मी कर देगी। सही है। कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा और जमहूरियत की गाड़ी आगे चली जाएगी। सब यही कहेंगे कि वो पहला मुजरिम सदर है जो अमेरिका की सदारत कर रहा है, और वो उस वक्त कर रहा है जब अमेरिका ओनली वाहिद सुपर पावर है दुनिया की। ठीक है, तो एक तमाशा होगा, एंजॉय करेंगे। ठीक है जी। प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है। ये बात जो मीर साहब ने एंड पे की है बड़ी दिलचस्प है कि जो सुपर पावर है दुनिया की, जो उसका सदर है, अगर सज़ा हो जाती है तो कन्विक्टेड जो प्रेसिडेंट होगा वो रूल करेगा अमेरिका के ऊपर, ना सिर्फ अमेरिका के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर। जो आज का प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हो गया है। कल दोबारा मुलाकात होगी गहरी नज़र में। अल्लाह हाफिज़।